डियर स्टूडेंट्स, वेलकम माय चैनल बाबा पूरनदास नॉलेज ग्रुप। आज हम लोग कक्षा 9 के एनसीईआरटी का समकालीन भारत का पहला अध्याय भारत आकार और स्थिति के बारे में पढ़ेंगे, जो कि विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण एनसीईआरटी पुस्तक होती हैं। 9 से लेकर के कक्षा 12 तक की एनसीईआरटी के पुस्तकों का अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब हम लोग सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं। पहला अध्याय है भारत आकार और स्थिति। भारत एक विश्व प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। कृषि, उद्योग, तकनीकी और सर्वांगीण आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति हुई है। भारत का विश्व इतिहास में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम था, उससे पहले हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाता था। लेकिन अंग्रेज़ों ने हमारे यहाँ से बहुत ज़्यादा धन संपत्ति लूट कर अपने देश ले गए, तो हमारा देश थोड़ा आर्थिक रूप से कमज़ोर हो गया। तो पिछले जो 5 दशक हमारे बीत चुके हैं, इसके बाद हमारे देश ने हर एक क्षेत्र में, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे राजनीतिक हो, हर एक क्षेत्र में जो है बहुमुखी उन्नति की है। आगे स्थिति इसमें बताई गई है। भारत एक विशाल देश है, यानी कि इंडिया क्या है, एक विशाल देश है। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। चित्र 1.1 जो भी नीचे दिया गया है। और इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तर अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 पूर्व से 97 डिग्री 25 पूर्व देशांतर तक है। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी में तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित हैं। अपनी एटलस की सहायता से इन द्वीप समूहों का विस्तार ज्ञात करें। सभी छात्रों को अगर हमें समकालीन भारत पढ़ना है या नक्शे की जानकारी लेना है, तो प्रत्येक छात्र के पास एटलस की पुस्तक होना आवश्यक है, क्योंकि एटलस में प्रत्येक मैप का विस्तार से वर्णन किया गया है। फिर यहाँ पर लिखा है, भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु है। भारतीय संघ जो है राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु है, जो इंदिरा बिंदु कहा जाता था। सन 2004 में सुनामी लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया। यानी कि जो इंदिरा पॉइंट है, उसी को हिंदी में हम लोग इंदिरा बिंदु कहते हैं। तो भारतीय संघ क्या है, राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु है। तो इस चैप्टर यानी कि जो यहाँ पे बॉक्स में दिया गया है, ये इम्पोर्टेंट है। इसको हम लोग जो है अच्छी तरह से याद कर लेंगे। ये पेपर में पूछा जा सकता है कि जो इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है, तो ये सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट। और 2004 में जो सुनामी आई थी, उसी कारण समुद्र में जलमग्न हो गया है। फिर आगे आकार के बारे में बताया गया है। भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल, यानी कि जो भारत का भूभाग का कुल क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के भौगोलिक क्षेत्र का 2.4% है। यानी कि विश्व का जो भौगोलिक क्षेत्र है उसका 2.4% है। चित्र 1.2 से स्पष्ट है कि भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत की स्थल सीमा लगभग 15,200 किलोमीटर है।
तो यहाँ पर हम लोग ये पॉइंट नोट करेंगे कि भारत जो है विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। सबसे पहला यानी कि सबसे बड़ा देश है वो रूस है, और जो भारत हमारा जो है 7वें नंबर पर है। विश्व का सबसे बड़ा 7वां देश कौन सा है? भारत, और पहला रूस है। जो भारत की स्थल सीमा की रेखा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। इस पॉइंट को भी हम लोग नोट कर लें कि भारत की जो स्थल सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। समुद्र तट रेखा अंडमान निकोबार, जो समुद्र तट रेखा है वो अंडमान निकोबार और द्वीप समूह है तथा लक्षद्वीप समूह के साथ 7,516.6 किलोमीटर है। यानी कि यहाँ पे समुद्री तट रेखा जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ 7,516 यानी कि 7,516.6 किलोमीटर है। इस पॉइंट को भी हम लोग नोट करेंगे। यहाँ पर ये 2-3 पॉइंट हमें याद करना है कि भारत जो विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है और इसकी जो स्थलीय सीमा है 15,200 किलोमीटर है, और जो इसकी समुद्र तटीय सीमा है वो 7,516.6 किलोमीटर है। आगे है भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम वलित पर्वत है। इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर संकरा होता गया है। यानी कि जो भारत का दक्षिण भूभाग है वो उत्तर में चौड़ा है और जो 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर संकरा होता गया है। जैसे हिंद महासागर की ओर बढ़ता गया है, ये थोड़ा सा संकरा होता गया है। इसके पश्चिम में अरब सागर तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। भारत के पश्चिम में क्या है? अरब सागर है, और पूर्व में क्या है? बंगाल की खाड़ी है। चित्र 1.3 में देखें कि अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है, परंतु फिर भी पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। जो सबसे पश्चिमी राज्य वो गुजरात है और जो सबसे पूर्वी देश वो अरुणाचल प्रदेश है, तो दोनों के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। अतः 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर रेखा को भारत की मानक याम्योत्तर रेखा माना गया है, याम्योत्तर माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर से गुजरती है। जो भारत की मानक याम्योत्तर रेखा है वो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से गुजरती है। ये पॉइंट भी हमें याद रखना है कि जो भारत की याम्योत्तर मानक याम्योत्तर रेखा है वो कहाँ से होकर गुजरती है? तो जो उत्तर प्रदेश राज्य है उसका एक ज़िला है मिर्ज़ापुर, तो मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। फिर यहाँ बॉक्स में दिया गया है ज्ञात करने के लिए। 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर को भारत की मानक याम्योत्तर क्यों माना गया है? कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर क्यों है? ये 2 प्रश्न आप लोगों को याद करने हैं। आगे भारत तथा विश्व, ये हेडिंग है। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है, भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। देखिए दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है और पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देश के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए है। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम इसके नाम पर रखा गया है। यानी कि जो भारत है वो हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा
भारत जैसी नहीं है। भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम रखा है। यहाँ पे पूछा है कि आप जानते हैं कि सन 1869 में सुएज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई है। यानी कि ये प्रश्न हमें भी ध्यान रखना है कि जो सन 1869 में सुएज नहर खुली थी उससे भारत और यूरोप के बीच की दूरी कितनी कम हो गई है, 7000 किलोमीटर। और सुएज नहर कब खुली थी, 1869 यानी कि 1869 में। यहाँ पे ग्राफ दिया गया है, देखिए यहाँ पर 7 बड़े देशों का वर्णन किया गया है। सबसे बड़ा देश जो हमारा रूस है पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर कनाडा है, तीसरे पे संयुक्त राज्य अमेरिका है और चौथे पे चीन है, पाँचवें में ब्राज़ील है, छठे पे ऑस्ट्रेलिया है और सातवें नंबर पर हमारा प्यारा भारत है। यहाँ पे भारत का मैप दिया गया है। ये इस मैप को हम लोग एटलस में पढ़ें ताकि अच्छे से आप लोगों की जानकारी मिल जाए। ये जो एक लाइन बीच में दी गई है ये हमारा यहाँ पर गुजरात है और ये हमारा यहाँ पर जो इधर अरुणाचल प्रदेश है। और इन दोनों राज्यों के बीच के समय का यानी कि 2 घंटे का अंतर होता है, यह भी बताया गया था। और जो मानक या में उत्तर रेखा है, ये जो हमारा उत्तर प्रदेश है यहीं पे मिर्ज़ापुर राज्य है, मिर्ज़ापुर ज़िला है, इसी से होकर गुजरती है। तो हम लोग एटलस में इसका अध्ययन कर लें ताकि हम लोग को भी अच्छी सी जानकारी मिल जाए। ये जो है कुछ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं दी गई हैं। इसमें हम लोग जब तक एटलस में विधवा नहीं देखेंगे अच्छी तरह से समझ भी नहीं सकते हैं शायद, इसलिए हम लोग आगे पढ़ेंगे। भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है, परंतु यह संबंध समुद्री जलमार्गों की अपेक्षा भूभागों से होकर था। यानी कि भारत का जो संबंध है विश्व के अनेक देशों के साथ था, लेकिन ज़्यादातर संबंध जो है समुद्री जलमार्गों की अपेक्षा भूभागों से होकर था। उत्तरी पर्वतों के दर्रों से अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए, जबकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं थे। यानी कि जितने भी हमारे देश में जो यात्री आए थे सब लोग जो है पर्वतों के दर्रों से होकर आए, क्योंकि उनको जो समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात ही नहीं था। इन मार्गों से प्राचीन समय से विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा है। भारत का पश्चिम, मध्य और पूर्वी एशिया तथा दक्षिणी एशिया के पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत संपर्क रहा है। इसी प्रकार उपनिषदों के विचार, रामायण तथा पंचतंत्र की कहानियाँ, भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली हिंद महासागर के विभिन्न भागों तक पहुँच सके। मसाले, मलमल आदि कपड़े तथा व्यापार के अन्य सामान भारत से विभिन्न देशों को ले जाए जाते थे। इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला तथा पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के प्रतीक मीनारों और गुंबदों का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में देखा गया। फिर अगला टॉपिक है, हेडिंग है यानी कि भारत के पड़ोसी देश। भारत का दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। फिर यहाँ पे ज्ञात करने के लिए कुछ प्रश्न दिया गया है। पश्चिमी और पूर्वी तटों पर केंद्र शासित क्षेत्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा राज्य कौन सा है? कौन से राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा समुद्र तट को स्पर्श नहीं करते हैं? पाकिस्तान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश की सीमाओं को छूने वाले राज्यों को 4 वर्गों में विभाजित कीजिए। उदाहरणार्थ उन राज्यों को एक वर्ग में रखिए जिनकी सीमाएं पाकिस्तान से मिलती हैं। इसी तरह अन्य शेष वर्ग भी बनाइए। यानी कि जितने भी राज्य की सीमाएं भारत, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश से मिलती हैं, हम चारों देशों की से मिलने वाले राज्यों के अलग अलग एक सारणी बनाएं। इसको आप लोगों को जो है वर्ग के रूप में सॉल्व करना है। आगे है
भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ, उत्तर में चीन, तिब्बत, नेपाल और भूटान के साथ तथा पूर्व में म्यांमार व बांग्लादेश के साथ। फिर आगे दिया, क्या आप जानते हैं सन 1947 से पूर्व भारत में दो प्रकार के राज्य थे, प्रांत और रियासत। वायसराय द्वारा नियुक्त अंग्रेज अधिकारी प्रांतों पर शासन करते थे और रियासतों का शासन स्थानीय शासकों द्वारा पैतृकता के आधार पर अंग्रेजी शासकों की प्रभुसत्ता मानकर स्वायत्तता से किया जाता था। तो आप लोगों को जो प्रांत और रियासत का यहाँ पे अंतर समझना है कि वायसराय द्वारा नियुक्त अंग्रेज अधिकारी जो प्रांतों पर शासन करते थे और रियासतों का शासन, ठीक, जो अंग्रेज अधिकारी थे वे प्रांतों पर शासन करते थे और जो रियासतों का शासन था वो स्थानीय शासक करते थे, जिनको पैतृकता के आधार पर अंग्रेजी शासकों की प्रभुसत्ता मानकर स्वायत्तता से किया जाता था। आगे फिर जो है मैप में जो है बताया गया है भारत और पड़ोसी देश, जैसे यहाँ पर जो है देखिए चीन है, तो यहाँ पे हमें देख लेना है कि चीन के साथ साथ में हमारे देश के कौन से देश की जो है बॉर्डर मिल रहे हैं, ठीक, तो इनके एक टेबल बना लेना है। फिर यहाँ पे पाकिस्तान जिससे इसके देश के साथ कौन कौन से जो है बॉर्डर मिल रहे हैं। फिर यहाँ पर इधर आपका जो म्यांमार है, इसमें कौन कौन से देशों के बॉर्डर मिल रहे हैं, यानी कि कौन कौन से राज्यों के बॉर्डर मिल रहे हैं। फिर आप लोग को जो है चले आना है सीधे अफ़गानिस्तान की तरफ। ये है आपका अफ़गानिस्तान और जिन राज्यों के बॉर्डर से मिलते हैं उनके एक सरणी आप लोग बना लीजिए। आगे है दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी दो द्वीप समूह राष्ट्र श्रीलंका और मालदीव हैं। भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा समुद्री रास्ता पाक जलसंध तथा मन्नार की खाड़ी है। मालदीव लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। अपनी एटलस में एशिया के मानचित्र में देखा कि भारत कैसे अलग दिखाई देता है। फिर यहाँ पे क्या आप जानते हैं, स्कूल भुवन एक पोर्टल है जो देश के प्राकृतिक संसाधनों, पर्यावरण और सतत विकास में उनकी भूमिका के बारे में छात्रों के बीच जागरूकता लाने के लिए मानचित्र आधारित शिक्षा प्रदान करता है। यह NCERT पाठ्यक्रम के आधार पर भुवन NRSC इसरो की एक पहल है। आप माध्यमिक स्तर संबंधित भारत के विभिन्न मानचित्रों को देख सकते हैं। आगे आप लोगों को जो अभ्यास करने के लिए दिए गए हैं, तो हम लोग इस अभ्यास को जो है अगले पार्ट में सॉल्व करेंगे, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा तो शायद हम लोग ऊब भी सकते हैं। इसी प्रकार के कक्षा 9 से 12 तक की NCERT सीरीज पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए आप लोगों को उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।